हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज फिजिकल वर्ल्ड और फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर हमारा टॉपिक है आज का। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, हमारी साइंस ये मानती है कि नेचर में जितनी भी टाइप की फोर्सेस हैं उसे हम लोग 4 पार्ट्स या 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास जो पहले फंडामेंटल फोर्स है वो हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से होती है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो फोर्स होती है ये मास की वजह से लगती है। यानी कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कुछ मास है, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू देयर मास, उनके मास की वजह से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो फोर्स होगा उसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होगा। मतलब आप जैसे बात करते हो मैग्नेट की कि लाइक पोल्स वो रिपेल करते हैं, रिपेल का मतलब दूर जाते हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम लोग जो है वो अर्थ के साथ बाइंडेड होते हैं, क्योंकि आपको पता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोलते हैं। अर्थ का बहुत ह्यूज मास है और वो जो मास की वजह से फोर्स है वो हमें अर्थ के साथ अपने पास बाइंड करके रखती है। और अगर हम लोगों को स्पेस में जाना है तो हमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। इसके अलावा सन के अराउंड जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है या प्लैनेट्स के अराउंड उनके सैटेलाइट्स की मूवमेंट है, दिस इज ऑल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास की वजह से जो फोर्स मौजूद है हमारे नेचर में दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद सेकंड टाइप का जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसे हम लोग दो हिस्से में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चार्ज पार्टिकल्स की। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो दो टाइप आप लोग उसको डिवाइड करते हो। कैसे? एक तो हो गया कि चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं और एक है जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मोशन में है। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं तो वो सिर्फ अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स वो अपने आसपास प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी अपने अराउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी है वो तब शो होगी अगर चार्ज पार्टिकल हमारा मोशन में होता है, और अगर वो रेस्ट पे है तो हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही अपनी जो डेफिनेशन है वो बाइंड करते हैं। अच्छा जी, जो जब आपके चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं तो जो उनके बीच में फोर्स लगती है उस फोर्स को हम लोग कूलम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी बोलते हैं। कूलम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब चार्ज आपको पता है कि दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो आपस में रिपेल करते हैं, लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि ऑपोजिट चार्जेस की बात करेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि अगर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो वे दे विल रिपेल ईच अदर, लेकिन अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी ये वाले फोर्स है ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकती है, जस्ट ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल सिर्फ किस टाइप का फोर्स है? अट्रैक्टिव है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव दोनों टाइप का होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये किसकी वजह से? ये ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह मास है। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है केजी और एसआई यूनिट चार्ज की कूलम होती है।
तो कहने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह अगर मास है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह चार्ज होती है। अब क्वेश्चन ये हमारे पास आ जाता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? तो आपको बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है Fe, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होती है। बड़ा सिंपल सी यहाँ पे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो। आपको पता है कि जब हम लोग अपने ड्राई एयर से एक पेन या किसी भी चीज को रब करते हैं मतलब इंसुलेटर को, तो उसमें एक चार्ज डेवलप हो जाता है जो पेपर के बिट्स को उठा लेता है। अब सपोज करो ये ग्राउंड लेवल है और पेपर के बिट्स ग्राउंड पे पड़े हुए हैं और यहाँ पे हम लोग वो चार्ज स्केल लेके आ रहे हैं। अब होएगा क्या, जो चार्ज स्केल है वो इनको पोलराइज कर देगा और इन पेपर बिट्स को अपनी तरफ खींच लेगा और ग्रेविटी इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन कौन जीतता है? चार्ज पार्टिकल वाली फोर्स जीतती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हम लोग ये कह सकते हैं। ओके, थर्ड टाइप का जो फोर्स है उसे हम लोग नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? अब हमें पता है एक एटम है, उस एटम के दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियस और सेकंड है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस आपको फर्दर पता है उसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, जीरो चार्ज। लेकिन जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं इनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो थोड़ी सी स्पेस में अगर प्रोटॉन्स होंगे तो सबके पास पॉजिटिव चार्ज है। और अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या करता है? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यानी कि प्रोटॉन्स में रिपल्शन बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है? वेरी वेल स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो प्रोटॉन्स को इकट्ठे उस छोटी सी जगह में रखे हुए है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर है। अब ये जो फोर्स होती है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस रेंज पे ही काम करती है, जब डिस्टेंस दो पार्टिकल्स के बीच में 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर का होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इतने स्मॉल डिस्टेंस पे ही ये जो फोर्स है वो एक्ट करती है। अब ये जो फोर्स है ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ज्यादा है ही है, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग हो गया, ये आपकी 100 टाइम्स यानी कि 10 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। तो आप खुद देख सकते हो कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल से इतनी गुना ज्यादा है तो फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल से कितनी ज्यादा हो गई? 10⁻36 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई विल गेट 10⁻38 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये जो फोर्स है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रही है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रही है। यानी कि दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ये जो फोर्स है उसका चार्ज से कोई रिलेशन नहीं है। ये आप आगे फर्दर पढ़ोगे कि ये फोर्स एक्ट कैसे करती है, किस तरीके से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बनता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियस हमारा स्टेबल है तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रह रहे हैं इनके बीच में आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही है। जो लास्ट टाइप की हमारे पास फंडामेंटल फोर्स है उसे हम लोग नाम देते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। यस, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? अभी तक हमने जितनी भी फोर्स पढ़ी है तीनों, वो सभी की सभी बाइंड करने का काम करती है, मतलब जोड़ने का काम करती है, किसी ना किसी तरीके से दो चीजों को जोड़ रही है।
और अट्रैक्ट कर रही हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने देखा कि वो रिपेल यानी कि दूर दूर भी कर सकती हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो यहाँ पे क्या करती है, वो यहाँ पर डिके, रेडियो एक्टिव डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रेडियो एक्टिव डिके, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल जो आपके पास दिया हुआ है कि जब भी बीटा डिके होता है, बीटा डिके के बारे में आप लोग +2 में पढ़ने वाले हो। बीटा डिके में क्या होता है, जब न्यूक्लियस, देखो रेडियो एक्टिव सबसे पहले तो प्रॉपर्टी न्यूक्लियस की है, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन से कोई रिलेशन नहीं मानेंगे, हम लोग कहेंगे कि न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिव डिके। अब जब न्यूक्लियस के अंदर डीके होता है, डीके का मतलब क्या है कि जब इसके अंदर जो भी प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं वो खत्म हो रहे हैं या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या होता है बीटा डीके में न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूट्रॉन और नहीं एक सॉरी बीटा डीके में एक इलेक्ट्रॉन, बीटा डीके की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल निकलता है। उस अनचार्ज पार्टिकल का नाम न्यूट्रिनो है। इस चीज के बारे में भी आप लोग पढ़ोगे +2 में। तो बीटा डीके में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल निकलता है जिसको हम लोग न्यूट्रिनो बोलते हैं। और ये किस वजह से हो रहा है कि जब हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया। यही तो क्वेश्चन है कि जो आपका यहाँ पे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स हैं वो अपने आप की जो आप कह सकते हो स्टेट है वो चेंज करते रहते हैं, और उसी वजह से नए पार्टिकल्स यहाँ पर बनते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, तो उसको जो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है उनको कौन बाइंड कर रहा है वहां पे, न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो अलग हो जाते हैं। और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स हम लोग बात करते हैं, मतलब ये वीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे वीक होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये वीक नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बाकी फोर्सेस की बात करेंगे तो उनके कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा वीक होती है। तो आपको याद क्या रखना है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स तभी अपीयर होगी जब हमारे पास स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस का बीटा डिके, एक इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो। इसके बाद हमारी बुक में एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने चारों फोर्सेस के बीच में ना रिलेटिव स्ट्रेंथ बनाई हुई है, तो वो हम लोग मतलब आपको मैं करवा देता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग ये मान के चलें कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स निकल के आई है हमारे पास, उसकी अगर हम लोग स्ट्रेंथ 1 ले लेते हैं तो इसके कंपैरेटिवली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है यानी कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच की फोर्स, वो 10⁻² हो गई। अगर हम लोग ग्रेविटेशनल की बात करेंगे तो इट विल बी 10⁻39, और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻13। तो इस तरीके से ये हमारे पास, मैं वही चेक कर रहा था इंटरनेट पे, इधर 38 आएगा, बुक में थोड़ा मिस प्रिंटिंग करना है आप लोगों को, तो 38 है। तो इस तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू 1 है तो आप देख सकते हो कि बाकी वैल्यूज इस तरीके से मैटर करती हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तो वीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरीके से फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर आप लोगों का टॉपिक फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।